पिछली क्लास तक हम लोगों ने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन यानी कि पदार्थ एवं विकिरण की द्वैत प्रकृति, उसकी लगभग सारे न्यूमेरिकल हम लोग लगा चुके हैं जो कि यूपी बोर्ड में अभी तक पूछे गए हैं। आज हम लोग उसके बाद का लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा मतलब परमाणु की संरचना एवं स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, ये इस लेसन का नाम होगा। इस लेसन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोगों को सॉल्व करने हैं। इस लेसन से रिलेटेड पूरी की पूरी थ्योरी आप पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमको फॉर्मूले की ज़रूरत रहती है, इसलिए आज हम इसके फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से। वैसे जब आपको थ्योरी इसकी पढ़ाई गई है उस समय सारे फॉर्मूले आपको डिराइव करके दिखाए गए हैं। जितने भी फॉर्मूले यहाँ लिखे हैं मैंने या इस लेसन में जितने भी फॉर्मूले यूज़ हो रहे थे वो सारे के सारे उनका डेरिवेशन करके आपको दिखाया गया है। लेकिन क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि न्यूमेरिकल्स में हमको फॉर्मूलों की आवश्यकता रहती है, इसलिए आज हम उनके फॉर्मूलों को एक बार, जो लेसन में जितने भी फॉर्मूले आए थे ना, सारे फॉर्मूलों को एक बार देखना चाहते हैं। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले जैसे आपको मिलेगा नाभिक के आकार का आकलन। आपको याद होगा जब रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें स्वर्ण पत्र पर हमने अल्फा पार्टिकल को भेजा था, तो वहाँ पर अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल किसी भी गोल्ड एटम के बिल्कुल जस्ट सामने की तरफ जाता था वही नाभिक के सबसे नज़दीक तक पहुँच सकता है और वही हमको नाभिक के आकार का आकलन दे सकता है। और नाभिक के आकार का मतलब क्या है? उसकी रेडियस निकालना। जैसे कोई पूछता है नाभिक का आकार क्या होगा, जैसे कभी भी पूछा गया गोले का आकार क्या होगा, तो गोले के लिए तो आप रेडियस ही बताओगे ना उसके आकार के लिए। तो नाभिक के आकार का आकलन करना है मतलब हमें नाभिक की रेडियस बतानी है। तो नाभिक की रेडियस का ये फॉर्मूला मिला हम लोगों को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आप जानते हैं ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, ये भी आपको पता है। 2 तो कांस्टेंट है। z क्या चीज़ है? z है नाभिक का परमाणु क्रमांक। जिसका भी नाभिक है, अगर गोल्ड का नाभिक है तो गोल्ड का परमाणु क्रमांक यूज़ करेंगे। जिसका भी न्यूक्लियस आप उसका आकलन करना चाहते हैं उसका परमाणु क्रमांक यहाँ यूज़ करेंगे, एटॉमिक नंबर। जैसे गोल्ड के लिए अगर आप देखेंगे तो गोल्ड के लिए Z की वैल्यू 79 होती है, ये यहाँ पर यूज़ करेंगे अगर आप गोल्ड के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ई इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम होती है। और की गतिज ऊर्जा होगी, मतलब जैसे गोल्ड फॉइल लगी हुई है, स्वर्ण पत्र लगा है और हमने अल्फा कणों को उसकी ओर भेजा, तो जब अल्फा कणों को हम उसकी ओर भेजेंगे तो भेजते समय हमको उसको कुछ गतिज ऊर्जा देनी पड़ेगी, उनको दौड़ाना पड़ेगा हमको। तो अल्फा कणों को गोल्ड फॉइल की ओर भेजते समय जितनी भी गतिज ऊर्जा हमने उनको दी होगी वो गतिज ऊर्जा यहाँ पर यूज होगी। ठीक है, तो ये सिंबल्स आपको याद रखने हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, z परमाणु का परमाणु क्रमांक है, e इलेक्ट्रॉन का आवेश है, k अल्फा कण की गतिज ऊर्जा है, जो भी अल्फा कण भेजा गया है उसकी काइनेटिक एनर्जी है ये। और यहाँ से इसके अगर सारी वैल्यूज लिखेंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी नाभिक की और हम समझ जाएंगे कि आकार छोटा है बड़ा है, रेडियस से पता लग जाएगा। इसके बाद और आगे चलेंगे तो बोहर का क्वांटीकरण प्रतिबंध मिलेगा, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन जिसको बोला गया था, जिसमें बोहर्स की पोस्टुलेट आपने पढ़े थे कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो कोणीय संवेग मतलब mvr h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, जहां n को हम कक्षा की संख्या बोलते हैं। पहली कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे तो n की जगह 1 लिखेंगे, दूसरी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए n की जगह 2 लिखेंगे, तीसरी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए n की जगह 3 लिखेंगे। इस तरह से h प्लैंक्स कांस्टेंट है। पिछले लेसन के जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे तब भी ये बार बार आ रहा था, आप देख रहे थे। इसकी वैल्यू भी हमने वहाँ पर यूज़ की है
6.6 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकेंड। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, v इलेक्ट्रॉन का वेग होगा और इलेक्ट्रॉन के nवीं कक्षा की त्रिज्या होगी। nवीं कक्षा की त्रिज्या, n कक्षा की संख्या, h प्लांक नियतांक, पाई के बारे में आप जानते ही हैं। तो ये बोहर का क्वांटीकरण प्रतिबंध है, कभी जरूरत पड़ने पर हम इसे भी यूज करेंगे। ऐसे ही एक आता है बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, बोहर का आवृत्ति प्रतिबंध। बोहर का आवृत्ति प्रतिबंध में यह बताया गया था, आपको मैं याद दिला दूं, कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊंची कक्षा से किसी नीची कक्षा में जंप करता है, ट्रांजिशन करता है, आपको याद होगा संक्रमण कहा जाता था। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊंची कक्षा से किसी नीची कक्षा में संक्रमण करता है तो वो अपने अंदर से ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और किस रूप में करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में करता है। वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, वो आवृत्ति कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वो आवृत्ति यहां से कैलकुलेट करेंगे E2 - E1 अपॉन H। इसमें E1 क्या चीज है? E1 है निचली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, E2 है ऊंची कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, और H है प्लांक नियतांक। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में ट्रांजिशन करेगा, संक्रमण करेगा, तो वो अपने अंदर से ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और वो जो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है, और उन विद्युत चुंबकीय तरंगों की अपनी कोई आवृत्ति होगी। वो आवृत्ति आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं, जिसमें E2 है ऊंची कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और E1 है नीची कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो चौथी कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है, तो E2 होगी चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और E1 होगी दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। E2 हमेशा ऊंची कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी और E1 निचली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। इस तरह से उस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति क्या होगी वो आप यहां से सॉल्व करके निकाल सकते हो। और अगर इसी में हम सूत्र लगा दें लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, तो हम उस विद्युत चुंबकीय तरंग की जिसकी आवृत्ति ये है उसकी तरंग दैर्ध्य भी निकाल सकते हैं। सी बराबर न्यू लैम्डा होता है ना, तो लैम्डा बराबर सी अपॉन न्यू कर सकते हैं आप। यहां से उसकी तरंग दैर्ध्य भी आप निकाल सकते हैं। तो ये बोहर का आवृत्ति प्रतिबंध है, जरूरत पड़ने पर इसको भी यूज करेंगे। हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर का सिद्धांत, आपने जब पढ़ा कि हाइड्रोजन की तरह जो भी एटम्स हैं उनके लिए बोहर का सिद्धांत क्या होगा, तो वो यहां पर देख रहे हैं हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर का सिद्धांत। उसमें nवीं कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उस कक्षा की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला डिराइव करा था हम लोगों ने, और वो फॉर्मूला था n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m ZE²। देखिए ये फॉर्मूले तो इतने बड़े बड़े आते हैं कि इनमें हो सकता है कि आप इनको भूल जाएं, इसलिए इनको डिराइव करना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कभी भी ज़रूरत पड़ने पर हो सकता है 1-2 मिनट लगेगा, लेकिन आप फॉर्मूला तुरंत निकाल पाओगे, क्योंकि हो सकता है याद करना इनका थोड़ा सा मुश्किल होता है। याद होने में पता नहीं किस पे स्क्वायर है, कौन कौन सी राशियाँ यूज़ हो रही हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो R की वैल्यू होगी n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m ZE²। फिर से वही सारे सिंबल, n कक्षा की संख्या है। अगर आप पहली कक्षा की त्रिज्या निकालना चाहते हो तो इनकी जगह 1 लिखो, दूसरी कक्षा की त्रिज्या निकालना चाहते हो इनकी जगह 2 लिखो, तीसरी कक्षा की त्रिज्या निकालनी इनकी जगह 3 लिखो। H प्लांक नियतांक, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, पाई कांस्टेंट है, Z परमाणु क्रमांक है। जिस भी परमाणु के लिए आप त्रिज्या निकालने जा रहे हो वो उसका परमाणु क्रमांक है। अगर हाइड्रोजन के लिए आप निकाल रहे हो तो हाइड्रोजन के लिए Z का मान कितना होता है 1, तो 1 लिख देंगे। वो तो जिसके लिए आप सॉल्व करोगे उसका एटॉमिक नंबर हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, और E जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, आप जानते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि आपको ये चीज याद रहना चाहिए कि जो त्रिज्या होती है nवीं कक्षा की वो किसके अनुक्रमानुपाती है? कक्षा की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। देखो समझ रहे हैं
कक्षा की संख्या अगर 2 गुनी करेंगे तो त्रिज्या 4 गुनी हो जाएगी, 2 का वर्ग करेंगे ना फिर आप। कक्षा की संख्या अगर 3 गुनी कर देंगे आप, मतलब 3 कर दीजिए, जैसे तीसरी कक्षा की त्रिज्या हमको चाहिए तो इनकी जगह मुझे क्या लेना पड़ेगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9। इसका मतलब है तीसरी कक्षा की त्रिज्या पहली कक्षा की त्रिज्या की तुलना में 9 गुना के बराबर आएगी। तो ये चीज़ बहुत अहम है, इससे भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि किसी भी परमाणु में, जैसे हाइड्रोजन के जैसे जो भी परमाणु है उनमें nवीं कक्षा की जो त्रिज्या होगी वो कक्षा की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी, n के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हुआ करेगी। इसी में आपको एक चीज बताई गई थी, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या को बोहर त्रिज्या कहते हैं, शायद याद हो। हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या को बोहर्स रेडियस कहते हैं और इसकी वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर आती है। बोहर्स रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम, और बोहर्स रेडियस कहते किसको है? हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या को बोहर्स रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रहनी चाहिए। n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z(e)² और त्रिज्या कक्षा की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी, ये भी ध्यान रखिए। और हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम होगी और इसी को बोहर त्रिज्या कहा जाता है। इसके बाद और आगे चलते हैं, तो हाइड्रोजन के जैसे परमाणुओं में अगर हम किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग देखें कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड में चक्कर लगाता है, तो उसके वेग का ये सूत्र है। nवीं कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग है, लेकिन ध्यान रखिए ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम की तरह जो एटम होते हैं उन पर ही ये लागू होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है ना, तो वही ये वाले फॉर्मूले उन्हें में लागू होंगे जिनमें एक इलेक्ट्रॉन वाले जितने भी एटम होंगे आपके। तो किसी भी कक्षा में nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग अगर निकालने जाओगे तो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग यहां से निकाला जाएगा। यह सूत्र होगा Ze²/2h एप्सिलॉन नॉट 1/n। यहां से आप देख सकते हैं nवीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का वेग होगा वो कक्षा की संख्या के विलोमानुपाती होगा। देखो त्रिज्या जो थी वो n के वर्ग के अनुक्रमानुपाती थी, तो कक्षा की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, पर वेग कैसा होगा? कक्षा की संख्या के विलोमानुपाती, वर्ग वगैरह नहीं आएगा, कक्षा की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा वेग, ये आपको ध्यान रखना है। Z परमाणु क्रमांक के बाकी सिंबल का वही मीनिंग है अपना। ठीक है, तो ये बड़ी अहम चीज है, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत मिल जाते हैं आपको, इसलिए ये चीजें ध्यान रखिए। पूरा फॉर्मूला लगेगा ऐसा बहुत कम होगा, ऐसे बहुत कम न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे कि पूरा ये फॉर्मूला लग जाए। आ भी सकते हैं लेकिन कम होता है ऐसा, पर ये रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि उनको भी मालूम है कि इतना बड़ा फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए इन पर बेस्ड वो क्वेश्चन ज़्यादा दे दिया करते हैं। ठीक है ना? अच्छा, और आगे चलिए। तो ये हमने अभी 2 चीज़ें देखी, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं में nवीं कक्षा की त्रिज्या का सूत्र क्या होगा और nवीं कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा, ये हमने 2 चीजें अभी देखी। अब बात आती है कि हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं में nवीं कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी, उसके एनर्जी कितनी होगी। तो एनर्जी के लिए गतिज ऊर्जा का सूत्र ये है, देखो गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला ये है Ze²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। Z परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉन का आवेश, r रेडियस है, तो Ze²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। U स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze²/r, करीब करीब है यही, थोड़ा सा एक इसको भी देख लो। कुल ऊर्जा का ये सूत्र, ये गतिज ऊर्जा है, ये स्थितिज ऊर्जा है
और ये कुल ऊर्जा है। कुल ऊर्जा में आपको अब ये n दिखाई दे रहा है। अगर आप कुल ऊर्जा भी देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि nवीं कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो n के वर्ग के विलोमानुपाती होती है। देखो nवीं कक्षा की ऊर्जा n के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। बाकी पूरा फॉर्मूला आएगा माइनस एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। ये ऊर्जा का टोटल फॉर्मूला रहेगा। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा, इनको थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज मिलेगी। जैसे ये तो H वगैरह के पदों में लिखा है, यहां तो H नहीं आ रहा है। ये गतिज ऊर्जा है, ये स्थितिज ऊर्जा है। अगर मैं इन्हीं दोनों से आपको कुल ऊर्जा निकाल के दिखाऊं, कुल ऊर्जा, तो आप कैसे निकालोगे? K प्लस यू करोगे, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। बउआ जब इन दोनों को आप जोड़ोगे ना, जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो, इसमें ऊपर नीचे 2 का गुणा करवाइए ताकि इसका हर और इसका हर बराबर हो जाए। तो ये हो जाएगा माइनस 2z स्क्वायर, ये प्लस 1z स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस z स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसमें इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन बनते हैं और आप देख लीजिए। थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आप देखिए, गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा के फॉर्मूले सेम हैं, बस केवल डिफरेंस किस चीज का है? निशान का है। कुल ऊर्जा नेगेटिव होती है और गतिज ऊर्जा कभी माइनस में नहीं आ सकती। तो क्या हम लिख सकते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होगी वो कुल ऊर्जा के मापांक के बराबर होगी? देखो, गतिज ऊर्जा जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बस वो नेगेटिव है। तो अगर कुल ऊर्जा का मापांक आप निकाल लेंगे तो वो गतिज ऊर्जा के बराबर आ जाएगा। दूसरी चीज देखो, अगर स्थितिज ऊर्जा का हम आधा कर देंगे, स्थितिज ऊर्जा के मापांक का अगर हम आधा कर दें तो भी तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी। इसका मापांक निकालेंगे तो क्या आएगा? जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, फिर उसका आधा करने के लिए 1/2 का गुणा करिए तो ये 8 बन जाएगा और सेम यही चीज आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी किसी कक्षा में वो कुल ऊर्जा के मापांक के बराबर होगी, लेकिन स्थितिज ऊर्जा के मापांक की आधी हुआ करेगी। इस पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल बनते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ बात समझ आई आपको कि नहीं आई है भाई? हम ऐसे ही बड़बड़ा रहे, कुछ आई है समझ में? आप देख लो ना इसको, ये सब आपके सामने लिखा है। कुल ऊर्जा वहां मैंने निकाल के दिखा दिया है आपके सामने, सारे के सारे आंकड़े हैं। गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के बराबर है लेकिन परिमाण के बराबर है। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के परिमाण की आधी है, तो वो लिख दिया हमने। इस तरह से इनके बीच ये रिलेशन है, इसको याद रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ सकती है आपको। कुल ऊर्जा में मैंने बताया कि nवीं कक्षा की कुल ऊर्जा कक्षा की संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। कक्षा की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी कुल ऊर्जा घटते चली जाती है, लेकिन नेगेटिव होने की वजह से वो बढ़ती है। वो तो आप जब करोगे तो आपको पता लग जाएगा। इसके बाद और आगे चले, यहां तक समझ में आई सारी बातें आपको? और आगे चलते हैं 1 अपॉन लैम्डा। अब देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी ऊंची कक्षा से निचली कक्षा में कूदता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी ऊंची कक्षा से निचली कक्षा में जंप करता है तो वो अपने अंदर से ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। ये अभी अभी हमने बताया, यहां पर भी बता रहे थे आपको। अपने अंदर से ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। ऊर्जा किस रूप में उत्सर्जित करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में वो एनर्जी को एमिट करता है अपने अंदर से। उस विद्युत चुंबकीय तरंगों की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी, आवृत्ति होगी। उस विद्युत चुंबकीय तरंग की अपनी एक तरंग दैर्ध्य होगी। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य, मैंने बताया आवृत्ति यहां से निकाल सकते हैं, तरंग दैर्ध्य भी यहां से निकाल सकते हैं। पर एक फॉर्मूला और आपको बताया गया, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं में, हाइड्रोजन लाइक एटम्स में, अगर एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से
लोअर एनर्जी लेवल पर ट्रांजिशन करता है तो अपने अंदर से जो भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालेगा उसकी वेवलेंथ आप यहां से बना सकते हैं। 1/λ इज इक्वल टू z स्क्वायर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आप सोचोगे जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर ट्रांजिशन करेगा तो वेवलेंथ जब यहां से निकाल सकते थे तो इसकी जरूरत क्या है? बहुत सिंपल है मेरे भाई, आप देखो ना यहां पर क्या है ना, यहां ऊर्जाएं दी गई हैं। हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी दी गई है, लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी दी गई है, पर यहां ये फॉर्मूला एनर्जी के पदों में नहीं है, यहां ये फॉर्मूला कक्षा की संख्या के पदों में है। देख रहे हैं आप? तो यहां पर ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मालूम होगी, निचली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मालूम होगी, आप तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हायर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है आपको नहीं पता, लोअर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है यह भी आपको नहीं पता है, आपको तो बस इतना पता है कि इलेक्ट्रॉन ने इस कक्षा से इस कक्षा में ट्रांजिशन किया है, तो आप ये सूत्र नहीं लगा सकते उस समय, आपको यही लगाना पड़ेगा। यहां पर Z के जगह पर उसका परमाणु क्रमांक लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन है तो 1 लिखना पड़ेगा, जो भी परमाणु क्रमांक होगा, हीलियम है तो 2 लिखना पड़ेगा आपको, क्यों? हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 रहता है तो आपको 2 लिखना पड़ेगा, ये एटॉमिक नंबर है। यहां पर N1 क्या है? निचली कक्षा की संख्या, N2 है ऊंची कक्षा की संख्या। जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन ने 4 से 3 में संक्रमण किया है तो आप N1 की जगह 3 लिखोगे, N2 की जगह 4 लिखोगे। N2 हायर एनर्जी लेवल का नंबर होगा, N1 लोअर एनर्जी लेवल का नंबर होगा। R रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, R की वैल्यू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 34 31 कैपिटल R में। ये रिडबर्ग कांस्टेंट है बेटा, वो आपको शायद मुझे लगता है प्लैंक्स कांस्टेंट याद है, जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड यूज करते हैं। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 प्रति मीटर, ये रिडबर्ग कांस्टेंट का मान हुआ करता है। ठीक है, समझ आ गया? तो वो जो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड है वो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है बेटा। अच्छा, आई होप कि ये चीज अब आपको क्लियर हो गई है कि कब इसका इस्तेमाल करना है हमको। नेक्स्ट और आगे चले हम, हाइड्रोजन एटम की nवीं स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अगर हाइड्रोजन एटम है तो उसकी nवीं कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है स्थायी कक्षा में तो उसकी ऊर्जा आप इससे भी निकाल सकते हो, माइनस RCH अपॉन n स्क्वेयर। RCH की वैल्यू निकाली गई तो वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती है। तो ये हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र है, इसको याद कर लीजिए, बहुत जरूरत पड़ती है यार इसकी। तो हाइड्रोजन परमाणु की, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो अगर कभी ना आपको हाइड्रोजन परमाणु की चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की जरूरत है तो आप यहां मत जाइए, आपको यहां नहीं जाना, यहां जाइए सीधे। आप n की जगह 4 लिखिए, सॉल्व करिए, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की ऊर्जा या चौथी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा आपको मिल जाएगी। कुछ बात समझ आ रही है आपको? इस तरह से हाइड्रोजन परमाणु की किसी भी कक्षा की ऊर्जा, किसी भी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा चाहिए ना, आप इसका इस्तेमाल करो। और इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि अगर आपको बोला गया कि हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा बताओ और आप इसको यूज करने चले गए तो इसमें बहुत सारे कांस्टेंट है, सॉल्व करते करते तो है ना बुढ़ापा आ जाएगा आपका और हमारा भी आ जाएगा। आप क्या करिए, अगर हाइड्रोजन परमाणु की किसी भी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा चाहिए ना, आप इसका इस्तेमाल करिएगा। ये इजी करके आपको दिया गया है, -13.6 बटे n स्क्वायर। और इसकी एक अच्छाई है
यहाँ से एनर्जी ना डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आएगी, जूल वगैरह में नहीं, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल आएगी। अगर आप चाहें तो बाद में कन्वर्ट कर लीजिएगा उसको, वो तो जैसी हमारी क्वेश्चन की ना नेसेसिटी होगी, जैसी उसकी ज़रूरत होगी हम वैसा काम करेंगे। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जिसे आपको कभी बोल दिया जाए इसके बारे में, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये है हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। बाई चांस कल को ये बोल दिया जाए कि हीलियम परमाणु की nवीं कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताइए, तो भी क्या इसका इस्तेमाल कर लेंगे आप? तब नहीं कर सकते। ये केवल और केवल किसके लिए बना है? हाइड्रोजन परमाणु के लिए। अगर हीलियम का पूछा जाएगा तो क्या करेंगे? या तो आप इसको यूज करिए, और या तो एक तरीका और समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन परमाणु की जब बात हुई होगी तो जेड की जगह क्या लिख दिया गया होगा? एक लिख दिया गया होगा। हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा परमाणु की बात करी जाए ना, इसी में एक सूत्र और देख लीजिए आप, कहाँ लिख दूं मैं इसको? यहां देखो लिखे दे रहे भैया, आप समझ लीजिएगा। En इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वेयर इंटू 13.6 अपॉन एन स्क्वेयर। बस ये जेड स्क्वायर और शामिल कर लीजिएगा उस पर। काहे के मारे हमने ये सब बताया? क्यों? क्योंकि जब हाइड्रोजन परमाणु को आप निकालने गए होगे तो जेड की जगह आपने क्या लिखा होगा? एक लिखा होगा, इसलिए यहां जेड इनविजिबल हो गया, नहीं दिख रहा है, डिसअपीयर हो गया है। लेकिन अगर हाइड्रोजन के बजाय कोई दूसरा आइटम दे दिया जाए, हीलियम का आइटम दे दिया जाए हमको, और उसमें पूछा जाए कि nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है उसकी ऊर्जा बताइए, तो उस समय आप Z को ले लीजिएगा फिर, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए Z का मान 1 था, लेकिन सब के लिए तो Z का मान 1 नहीं है ना। हीलियम के लिए तो Z का मान 2 हो जाएगा, तो फिर कुछ डिफरेंस आ जाएगा, और वो डिफरेंस यहां से बना सकते हैं। यहां से आप उस वक्त इसका इस्तेमाल करिएगा फॉर्मूले का। बात समझ आ गई? फिर से एक बार बता दो। अच्छा, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी ऊर्जा के लिए, और डायरेक्ट काहे में आंसर है। लेकिन अगर हाइड्रोजन परमाणु के बजाय कोई दूसरा परमाणु आ गया, फिर आप उसकी ऊर्जा के लिए क्या सूत्र यूज करेंगे? माइनस जेड स्क्वायर 13.6 बटे एन स्क्वायर, और बउआ ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा बेटा एनर्जी, ठीक है ना? ओके, चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए एक फॉर्मूला और मिला, एक फॉर्मूला और वेवलेंथ का। कितने फॉर्मूले आएंगे यार वेवलेंथ के? एक ये और एक ये भी मिला अभी। ये किस तरंग दैर्ध्य का है? सेम। अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर ट्रांजिशन करता है, संक्रमण करता है, और वो जिस एनर्जी लेवल से चला और यहां पर इस एनर्जी लेवल तक आया, इसकी और इसकी ऊर्जा का अंतर हमें दिया गया है। अब देखो, फिर से सुनिए गौर से। उसने इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पर ट्रांजिशन किया, हमें इसकी भी ऊर्जा मालूम है, हमें इसकी भी ऊर्जा मालूम है, तो वो इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी अपने अंदर से निकाली होगी, उसकी तरंग दैर्ध्य या उसकी आवृत्ति कहां से निकालेंगे? यहां से। क्यों? क्योंकि मुझे E1 भी मालूम है और मुझे E2 भी मालूम है। ये बात समझ में आई? ले और सुनिए, अगर हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर ट्रांजिशन करता है, आपको इसका नंबर मालूम है, इस एनर्जी लेवल का नंबर मालूम है कि 5वां है, 6वां है, 4था है, और इसका नंबर मालूम है कि 4थे से दूसरे में आया, 5वें से तीसरे में आया। ये अगर आपको मालूम है, कक्षा की संख्या अगर आपको पता है, तो वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करना? ऐसे कैलकुलेट करना, ठीक है? ओके। लेकिन अगर इन दोनों में से कुछ भी आपको नहीं पता, सीधे आपको यह दे दिया कि एक इलेक्ट्रॉन का संक्रमण 2 ऊर्जा स्तरों के बीच होता है, और उन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं का अंतर दे दिया सीधे आपको। अब तो आपको नहीं पता ना कि 4थे से तीसरे में आ रहा है, कि 5वें से दूसरे में आ रहा है, कि दूसरे से पहले में आ रहा है। अब हम नहीं जानते हैं ना, हमको उनकी ऊर्जा ही इंडिविजुअली मालूम है अलग अलग। हमको सीधे सीधे क्या दे दिया कि एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी ऊंची कक्षा से निचली कक्षा में संक्रमण करता है, और उन दोनों कक्षाओं के बीच ऊर्जा का अंतर इतना है।
तो बताइए उस इलेक्ट्रॉन ने जो ऊर्जा निकाली होगी अपने अंदर से, उस ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। अब उस समय ना तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और ना तो ये यूज कर सकते हैं। सो एट दैट सिचुएशन वी विल हैव टू यूज दिस न्यू फॉर्मूला, दैट इज 12,375 अपॉन डेल्टा ई, वेयर डेल्टा ई इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स, दो एनर्जी लेवल्स की एनर्जीज का डिफरेंस है ये। 12,375 बटे डेल्टा ई, और बड़ा जादू वाला सूत्र है, सीधे सीधे एंगस्ट्रॉम में आंसर देगा आपको। तरंग दैर्ध्य हम नॉर्मली एंगस्ट्रॉम में देते हैं ना, सीधे एंगस्ट्रॉम में आपको आंसर दिया करेगा। और इस सूत्र को याद करना बड़ा आसान है। ये 12,375 है ना, कुछ लोग इसको ऐसे याद कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे याद कर लेते हैं। पूरी काउंटिंग लिखी है 1 से 5 तक। अब आप सोचोगे 1 2 3 7 5 लिखा है, तो हम कौन सा कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 लिखा है। हम भी तो कह रहे हैं 1 2 3 4 5 लिखा है, पर अगर आप 7 की जगह 4 कर लोगे ना तो हमारे रिजल्ट में बहुत कम डिफरेंस आता है। इसलिए जब बच्चों को याद नहीं रहता है तो वो 1 2 3 4 5 याद कर लीजिए। कुछ बात हमारी समझ में आ रही है आपको? आप ये मत सोचिए कि मैंने देखने में गलती कर दी है, मुझे पता है मैंने देखने में भी सही देखा है, पर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एनर्जी वेवलेंथ का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है। 1 2 3 7 5 बटे डेल्टा ई एंगस्ट्रॉम। पर अगर आप चाहें तो 1 2 3 4 5 बटे डेल्टा ई एंगस्ट्रॉम भी कर सकते हैं। और अगर 7 की जगह, अब बच्चों के मन में एक डाउट है कि 7 की जगह 4 कर लेंगे तो थोड़ा गलत आंसर आएगा, बेशक उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना, लेकिन वो गलती ना, वो एरर ना इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी गलती उसमें आती है कि हम उस गलती को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। करीब करीब आंसर जो होता है ना वो लगभग सेम ही आ जाता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है। तो जब आता है फर्क तो आता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। इसलिए जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा तो अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो 1 2 3 4 5 याद कर लो, ठीक है। अपॉन डेल्टा ई एंगस्ट्रॉम याद रहेगा आपको। ओके, आगे है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ चीजें। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का विधिवत अध्ययन किसने किया था? बामर ने। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का विधिवत अध्ययन किया था बामर ने। ऑप्शनल क्वेश्चन पर 1 नंबर पे आ सकता है, पूछ लेते हैं कभी कभी, कंपटीशन तक में आता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का विधिवत अध्ययन किसने किया? बामर ने। और बहुत सारे नाम दे देंगे, बामर, रदरफोर्ड, टॉमसन, ये वो 2-4 नाम दे देंगे और बड़े करीबी नाम दे देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। पर याद रहे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जो सबसे ज्यादा डीपली स्टडी किया था वो बामर ने स्टडी किया था। ये एक स्कूल टीचर थे, इन्होंने करा था इसको स्टडी सबसे पहले। उसके बाद तो फिर देखो लाइन लग गई यार, लाइमन, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, इन सब लोगों ने भी इसको स्टडी किया, पर सबसे पहला जो विधिवत अध्ययन हुआ था वो बामर ने ही किया था। उसमें जो सीरीज देखी गई वो सीरीज 5 श्रेणियां अभी तक देखी गई हैं, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, LBPBP आप ऐसे याद रख सकते हो। LBPBP, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, ठीक है। जो बच्चे क्लास 12th में मैथ्स लेते हैं उनको एक चैप्टर पढ़ने को मिलता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का, LP का, याद है आपको? तो अगर आपको वो याद रह जाए तो LPP लिख दो और बीच में 2 जगह B भर दो, बस बात खत्म हो गई। LBPBP ऐसे बड़ा आसानी से याद रह जाएगा आपको, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। सीरियल अगर याद रह गया ना, सीरियल याद रह गया तो उसकी किसी भी रेखा की तरंग दैर्ध्य के लिए आप सूत्र को तुरंत याद हो जाएगा आपको। अब अगर लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड आपको याद है, सूत्र सबका करीब करीब एक जैसा ही है, बस कहाँ डिफरेंस है आपको मालूम है? यहाँ 1 तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ क्या आ जाएगा? 5। सीरियल से 1 2 3 4 5। तो अगर आपने सीरियल अच्छे से याद कर लिया ना तो ये चीज़ याद करना कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा काम है, बहुत डिफिकल्ट है।
बहुत इजी है, ठीक है, केवल सीरियल याद रह जाए। सीरियल अगर बिगाड़ दिया आपने, लाइमन के बाद ब्रैकेट भर दिया आपने, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सीरियल याद रखना बहुत ज़रूरी है, लाइमन, बामर, पास्ट टाइम, ब्रैकेट, फुंड, ठीक है। और आर सब में आगे रहेगा, सबका लेफ्ट हैंड साइड 1/लैम्डा होगा, सबके यहाँ पर 1/n² रहेगा, बस यहाँ डिफरेंस आएगा 1 2 3 4 5। तो जैसे पास्चन का पूछते हैं तो आप गिन लीजिए पास्चन का, लाइमन, बामर, पास्चन, 3 नंबर की सीरीज है तो यहाँ 3 आएगा, बस काम खत्म हो गया। जिस नंबर की सीरीज हो वही यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे याद कर लो, पहले नंबर की होगी 1 आएगा, 2 नंबर पे 2 आएगा, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, 5वें नंबर की सीरीज में 5 आ जाएगा। अब यहाँ जो एन आ रहा है इनकी जगह पर क्या लिखना है, आप बड़े समझदार हैं और उस समय भी आपको सारी चीज बताई गई कि अगर यहाँ पर 1 आता है, 1 आता है तो n की वैल्यू आप 2 से शुरू करोगे, अनंत तक जाएगी। अगर 2 आता है तो n का मान 3 से शुरू होकर अनंत तक जाएगा। 3 आएगा तो 1 बढ़ा के 4 से शुरू होकर अनंत तक जाएगा। अगर यहाँ 4 आता है तो 1 बढ़ा लीजिए, n का मान 5 से स्टार्ट होगा अप टू इन्फिनिटी। और अगर यहाँ 5 आता है तो n का मान 1 बढ़ा लीजिए, 6 से स्टार्ट होके अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। इसमें भी बड़ी गजब की चीज़ें हैं और आप थोड़ा सा भी आप भूले तो आपसे फिर गलतियां हो जाएंगी, उसको समझिए धीरे से। क्या वैसे सब कुछ बता दिया है, बस एक बार और रिवाइज करा देना है मुझे। अगर हम n की जगह 2 लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें बताइए। इसमें लाइमन श्रेणी में, लाइमन श्रेणी के इस सूत्र में अगर n की जगह 2 लिखा जाए तो क्या मिलेगा आपको। लाइमन श्रेणी की सुन लीजिए, देखो लाइमन श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि n का पहला नंबर ही तो आप यूज कर रहे हो ना। तो अगर इस फॉर्मूले में n की जगह 2 लिख दोगे जाके ना, तो लाइमन श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य मिलेगी। और यही रेखा सबसे बड़ी रेखा भी होती है, यह भी याद कर लीजिए। लाइमन श्रेणी की पहली रेखा हो या लाइमन श्रेणी की बड़ी रेखा हो, उसके लिए n की जगह पर क्या लेना है आपको, 2 ही लिखना है। अगर बामर श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य आपको चाहिए तो आप n की जगह पर क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। और सबसे बड़ी रेखा चाहिए तो भी 3 लिखोगे। सबसे बड़ी में अनंत मत लिख दीजिएगा जाके कि सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, ऐसा नहीं है। देखो इसको आप ऐसे याद कर लो, क्योंकि भूल तो हम भी जाते रहे हैं पर अब हमने याद कर लिया उसको अच्छे से। देखो कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये इस लाइन में 2 सबसे छोटा नंबर है कि सबसे बड़ा नंबर है, सबसे छोटा है। जब इसको सबसे छोटा रखोगे तो ये कैसा हो जाएगा, सबसे बड़ा। n की जगह सबसे छोटा नंबर लिखा तो ये टर्म सबसे बड़ा हो जाएगा। अब ये सबसे बड़ा हो गया तो इसमें माइनस करने पर वैल्यू कैसी हो जाएगी, सबसे छोटी। अब अगर ये सबसे छोटा हो गया तो लैम्डा कैसा हो जाएगा, सबसे बड़ा, क्योंकि विलोमानुपात में है। तो अगर n की जगह आप सबसे छोटा नंबर लिखते हैं ना तो लैम्डा सबसे बड़ा आएगा। तो n की जगह अगर मैंने आपसे पूछा कि ब्रैकेट सीरीज की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य चाहिए, बताइए क्या लिखना चाहिए। ब्रैकेट सीरीज की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य के लिए क्या लिखना चाहिए हमको, n की जगह 5 लिखना चाहिए। और सबसे बड़ी रेखा के लिए 5 लिखना चाहिए। समझ में आया। किसी भी श्रेणी की सबसे छोटी रेखा के लिए क्या लिखना चाहिए, इन्फिनिटी। वो सबके लिए एक ही है, क्योंकि सबको ही जाके अनंत पे ही जाके तो खत्म होता है। तो किसी भी श्रेणी की सबसे छोटी रेखा के लिए क्या लिखेंगे आप, अनंत। और अंतिम रेखा के लिए क्या लिखेंगे, अनंत। पहली रेखा सबसे बड़ी रेखा, अंतिम रेखा सॉरी अंतिम रेखा सबसे छोटी रेखा। ठीक रहे। तो ये चीजें कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं जिन्हें आप यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त। सॉरी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अगर अभी भी कोई फॉर्मूला बच गया होगा, मेरी नजरों से नहीं मुझे ध्यान आया होगा उस समय लिखते वक्त, तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त उसकी जरूरत पड़ेगी ना, हम वो फॉर्मूला लिख दिया करेंगे। एक चीज ये भी आपको याद रखना है, जैसे
आप देखा करते थे कि हम लोग वो बनाते थे एनर्जी लेवल्स, जो बनाते थे लाइन नहीं बनाई जाती थी एनर्जी लेवल्स में, n बराबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे एनर्जी लेवल्स बनाते थे। n बराबर 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर n बराबर 1 को ना मूल ऊर्जा स्तर बोलते हैं। n बराबर 1 को क्या बोलेंगे? मूल ऊर्जा स्तर, ग्राउंड एनर्जी लेवल। समझ में आया आपको? ये n बराबर 1 मूल ऊर्जा स्तर है, n बराबर 2 दूसरा ऊर्जा स्तर है, n बराबर 3 तृतीय ऊर्जा स्तर है, चतुर्थ, पांचवा, छठवां, ऐसे होता जाएगा। इसमें एक चीज और समझने की है, उत्तेजित अवस्थाएं कौन सी होती हैं। n बराबर 1 को अगर हम छोड़ दें तो ये सारी की सारी अवस्थाएं कौन सी अवस्थाएं हैं? उत्तेजित अवस्थाएं हैं, एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स हैं। इस पर भी आपको ध्यान देना है क्योंकि इससे रिलेटेड लैंग्वेज का इस्तेमाल न्यूमेरिकल्स में होता है। उस वक्त अगर आपको ध्यान नहीं आया तो नंबर गलत ही यूज हो जाएगा फिर आपसे। तो अगर हम पूछेंगे पहला ऊर्जा स्तर का नंबर बताइए क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? n बराबर प्रथम ऊर्जा स्तर n बराबर 1, प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर n बराबर 2, क्योंकि उत्तेजित अवस्था यहां से शुरू हो रही है। ये सब एक्साइटेड लेवल्स हैं। नहीं समझ में आया? आ रहा है समझ में? फिर से बताइए, तृतीय ऊर्जा स्तर के लिए n बराबर क्या लिखेंगे? तृतीय ऊर्जा स्तर के लिए n बराबर क्या लिखेंगे? 3। तृतीय उत्तेजित ऊर्जा अवस्था के लिए क्या लिखेंगे? 4। उत्तेजित में पहला यहां से शुरू हो रहा है ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से। यह भी थोड़ा सा आपको याद रखना है क्योंकि उत्तेजित अवस्थाओं में पहली उत्तेजित अवस्था n बराबर 2 को ली जाएगी और दूसरी उत्तेजित अवस्था n बराबर 3 होगी, तीसरी उत्तेजित अवस्था n बराबर 4 होगी। तो अगर उत्तेजित कहेंगे तो तुम्हें बढ़ा दिया करना बस, ठीक है? ये चीज आपको ध्यान रखना। अभी एक काम करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए और एक आध न्यूमेरिकल देखते हैं जरा कि कैसे लगेंगे वो सॉल्व होंगे। नोट कर लीजिए जल्दी से। ये न्यूमेरिकल है हमारा, पहला नंबर न्यूमेरिकल सॉल्व करने चल रहे हैं। देखिए, देखते हैं कि क्या दिया है और किस फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनेगा ये। देखो मैं पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा है अल्फा कण जिसकी गतिज ऊर्जा 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक अल्फा पार्टिकल है और उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। गतिज ऊर्जा को K से लिखेंगे 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कुछ लोग कहते हैं इसको। 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन हमें सीधे जूल में कन्वर्ट कर देना है इसको आप जूल में कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल। देखो ये चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो एनर्जी आएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर होगा तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल, क्योंकि 1 मिलियन में 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे ना, और वो 10 की घात 6 जब इसमें जुड़ेंगे तो -13 कर देंगे इसको। ऐसे ही अगर कभी 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 बिलियन इज टू 10 टू द पावर 9 उसके बराबर होता है, और -19 + 9 -10 बन जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनमें ये वैल्यूज होती हैं। जरूरत पड़ने पर इनको आप यूज करिए। सोने के नाभिक के कितने निकट पहुंच सकते हैं? सोने के नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी आपसे पूछी जा रही है। निकटतम पहुंचने की दूरी को हम r0 से प्रदर्शित करते हैं, और ये क्योंकि हमसे पूछी जा रही है तो r0 बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। आगे लिखा है, दिया है सोने के परमाणु का परमाणु क्रमांक दे दिया है हमको, Z = 79,
इसके बाद हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान दिया है, ई की वैल्यू दी गई है, सारा कुछ दिया है, आपको बस आर नॉट की वैल्यू निकाल के दिखानी है। अब आर नॉट का फॉर्मूला क्या होगा? आर नॉट का फॉर्मूला आपने देखा है कि फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ze² अपॉन के। अभी अभी ये फॉर्मूला सबसे पहले लिखा गया था नाभिक के आकार के आकलन के लिए। अब इसमें सारी वैल्यूज अप्लाई करिए। 9 × 10⁻⁹, 2 की जगह पर 2, z की जगह 79, ई का स्क्वायर करेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना दिया है, इसका स्क्वायर करोगे 1.6 का स्क्वायर आप कर देंगे तो ये आ जाएगा 256, यानी कि 2.56 और इसके स्क्वायर में -38 बटे 2 लिखा, z लिखा, ई का स्क्वायर कर दिया अपॉन के की जगह पर ये लिख दो 4 × 1.6 × 10⁻⁻13। अब इसको आपको सॉल्व करना है भाई। देखो 2 दूना 4, इसको आप इससे कैंसिल कर देंगे, इससे आप इसको तो 1.6 आ जाएगा। ये 16 से 16 बार में कटेगा ना, तो 1.6 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से आप कैंसिल करिए, ये 0.8 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। और सॉल्व कर लीजिए भाई, 8 × 9 = 72, तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 7.2 आ गया। अभी बगल में 79 ये रखा ही है, इससे मल्टीप्लाई करना ही है आपको। पावर्स को एडजस्ट कर ले अगर आप, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये +9 है, ये -13 ऊपर आके ये भी प्लस हो जाएगा, तो वो 13 और ये 9 कितने हो जाए? 22 हो गए ना। प्लस के 22 और ये माइनस के 38, कितने बचे? -16। अच्छा, अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करवा लीजिए। 72 × 79 क्या होगा गुणा भाई? 9 दूना 18, 9 7 63 और 1 64, 7 दूना 14, 7 7 49 और 1 50, 8 4 4 8 6 5, 1 अंक पे दशमलव आया। इस तरीके से ये वैल्यू आ गई 568.8 × 10⁻⁻16। 2 अंक दशमलव और अगर खिसका दिया जाए तो ये वैल्यू बन जाएगी 5.688 × 10⁻⁻14 और मीटर। 5.7 × 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5.7 × 10⁻⁻14 मीटर आ जाएगी। इस तरह से नाभिक के आकार का आकलन हो सकता है। कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसलिए आप बहुत सोच समझ के और बड़ी आराम से करिए कैलकुलेशन। आ जाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। यहां पर लिखा है एक अल्फा कण V वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर, हमने एक्चुअली किया क्या है, एक तरफ हमने पॉजिटिव प्लेट लगा दी है और दूसरी तरफ हमने नेगेटिव प्लेट लगा दी है, और इसके बीच में ये अल्फा पार्टिकल डाल दिया हमने, जिस पर 2 प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज है। दोनों प्लेट्स के बीच का विभवांतर है V के बराबर। V विभवांतर से हम इसको त्वरित करते हैं। इसके पास कितना चार्ज होता है, तो आंसर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज होता है, पर पॉजिटिव। अब आप मुझे बताइए, अगर एक आवेश Q आवेश है, V वोल्ट विभवांतर से त्वरित करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है? Q आवेश वाले कण को V वोल्ट विभवांतर से एक्सेलरेट करेंगे, उसकी एनर्जी कितनी आएगी? Q × V। अब 2e चार्ज वाले पार्टिकल को V वोल्ट विभवांतर से त्वरित करेंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी आएगी? 2e × V। ये गतिज ऊर्जा आ जाएगी, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। सॉल्यूशन करेंगे तो अल्फा कण V वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक Z है से टकराता है। ये हमने आगे एटम रख दिए जिसके भी हमको देखने हैं, Z परमाणु क्रमांक है, यहां से अल्फा पार्टिकल भेजा, ये आके टकराया,
वैसे एक्चुअल कोलिजन कभी नहीं होता है, रिपल्सन की वजह से यहां तक जाता है फिर वापस लौट आता है। एक्चुअल ऐसे टक्कर कभी नहीं होती उसकी, रिपल्सन की वजह से प्रतिकर्षण के कारण लौट आता है वापस। वो हमको लगता है कि टक्कर होके वापस आ रहा है, ये होता है। यदि कण की नाभि के निकटतम पहुंचने की दूरी r0 हो तो सिद्ध करो कि r0 इज इक्वल टू 14.4 Z/V एंगस्ट्रॉम। दिया है, जो दिया है वो आपको पहले हमने ले लिया है, पहले ही क्वेश्चन में, पहले लेसन में। आप देखो पहले क्वेश्चन में भी आपको दिया है, और जब आप फिजिक्स का पहला लेसन पढ़ते हैं ये सब चीजें वहीं से पता रहती हैं आपको। 1/4πε का मान। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करने, सिद्ध करना है आज हमको। मैं आपको बताऊं ये दो के दोनों ही क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही है, ये दोनों ही क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। r0 का सूत्र क्या लगाओगे? 1/4πε0 2ze² अपॉन k। अब k की जगह पर भी क्या यूज कर लोगे आप? 2ev। r0 इज इक्वल टू 1/4πε0 2z² अपॉन 2ev। बहुओ समझ आ रहे हैं आपको? अच्छा, तो 2 से 2 कैंसिल, e से एक e कैंसिल। और ध्यान से देखो भैया, 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ z का मान नहीं दिया, z और v तो लाने हैं हमको, तो इनमें कोई बदलाव नहीं करेंगे हम। इसकी वैल्यू लिख दी हमने, z लिख दिया, v लिख दिया। अब केवल और केवल एक e जो बचा है, e की वैल्यू लिख दो 1.6 × 10⁻19। 16 नहीं है 144, r0 144 और एक अंक पे दशमलव इंटू z/v। 16 नहीं है 144 z/v और 10 की घात 9 × 10 की घात -19, 10 की घात -10 मीटर। अब आप देखिए 10 की घात -10 मीटर का एक एंगस्ट्रॉम होता है, इसलिए हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं r0 इज इक्वल टू 14.4 Z/V एंगस्ट्रॉम। 14.4 × Z/V एंगस्ट्रॉम सिद्ध हो गया। बस इतना सा आपको करना था। कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो फॉर्मूले अगर आपको पता है, और न्यूमेरिकल लगाने में एक चीज हमेशा ध्यान रखा करें, जो चीजें दी गई है पहले उनको नोट कर लीजिए और उसके बाद सॉल्व करिए। ये वाली बात आपको समझ में आ गई थी कि गतिज ऊर्जा 2e × v कैसे बन गई। अगर कोई पार्टिकल है जिसका आवेश q है, v वोल्ट विभवांतर से आपने उसको एक्सेलरेट किया है, तो उसकी ऊर्जा का सूत्र कितना बनेगा? q × v। ये चीज आप ध्यान रखिए, और ये पोटेंशियल वगैरह के लेसन में खूब बताया गया है आपको। तो ये हमने सेकेंड नंबर न्यूमेरिकल कर लिया। अब आज 2 न्यूमेरिकल ही रखेंगे, आप भी घर जाकर ट्राई कर सकते हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स भी हम लोग लगाएंगे, लेकिन अगली क्लास में लगाएंगे आगे के जो न्यूमेरिकल्स होंगे हमारी। तो आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, बाकी की और चीजें करेंगे पर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन चलते समय फिर से एक चीज जरूर कहना चाहेंगे, एग्जाम नजदीक है, काम बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है, लेकिन इसलिए अगर ऐसी सिचुएशन पर ज्यादा सावधानी बरती नहीं गई, ज्यादा मेहनत नहीं करी गई, तो कहीं ना कहीं आपको यह महसूस हो सकता है कि लगता है आपकी प्रिपरेशन में कुछ कमी है। तो मन में बाद में कोई मलाल न रह जाए, इसलिए अभी मेहनत में कोई कमी मत करिए। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि मलाल हमेशा समय निकलने के बाद ही होता है हमको। ये मलाल भी गलत चीज है ना। अगर ये पहले हो जाए ना, तो हम कभी वो गलती ना करें। पर याद रखिए कि समय निकल जाने के बाद आपके मन में ये मलाल ना आए कि हमने ये कमी कर दी थी यार, इस वजह से ऐसा हुआ। इसलिए आज मेहनत कर लीजिए और आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। हमारे देश का हर बच्चा कर सकता है, बस जरूरत है तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट कि कोई थोड़ा सा सपोर्ट करे और वो हर काम कर सकता है। तो ये मुझे आप पर भरोसा है, मैंने इतने दिन से आपको पढ़ाया ना, तो मुझे आप पर पूरा भरोसा है
क्योंकि मैं जानता हूं एक छोटी सी चीज, मैं जानता हूं कि आसमान में भी एक छेद हो सकता है, आसमान में भी एक छेद हो सकता है, बशर्ते कि एक पत्थर तबीयत से उछाला जाए। और ये काम आप तभी कर सकते हैं ना। उसके साथ एक चीज और मैं हमेशा बोलते रहता हूं कि लक्ष्य तक पहुंचे बिना, आप पथिक हैं अपने लक्ष्य के, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। अभी आपको विश्राम नहीं करना है, इसलिए काम बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम है। तो जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाना है ना, तब तक आपको आराम नहीं करनी है। इसलिए मैंने बोला कि लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। कोई विश्राम की जरूरत नहीं है, खूब मेहनत करिए और देखिएगा, ये मेरा भरोसा है कि बहुत अच्छा होगा। तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, आगे और भी बातें करेंगे बहुत सारी, ठीक है। तो आप लोग भी डरिए नहीं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने चारों तरफ सफाई बनाए रखिए और हरियाली जरूर बना रखिए, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।